तो आज तारीख है 4 फरवरी, और आज इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें ऐसी जो भी न्यूज़ है हमारे किसी भी नॉलेज के लिए या जानकारी के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो न्यूज़ आई है जो बीजिंग ओलंपिक को इंडिया ने भी पार्शियली बाइकआउट कर दिया है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। एक न्यूज़ आई है हरियाणा के 75% कोटा को लेके, इसके बारे में बात करेंगे। और एक न्यूज़ आई है जो तमिलनाडु के गवर्नर ने नीट का बिल वापस भेज दिया, वो न्यूज़ आई है। एक टीएमसी को लेकर न्यूज़ आई है, एक सिद्धू को लेकर न्यूज़ आई है। तो बेसिकली ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इन दो न्यूज़ के बारे में, तीन के बारे में बात करनी है हमें। देखो, अगर हम बात करें, अभी बीजिंग में ओलंपिक होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक। ज़्यादातर देशों ने चाइना का बाइकआउट किया हुआ है, इसमें डिप्लोमेटिक बाइकआउट, और ज़्यादातर लोगों ने ह्यूमन राइट्स की वजह से किया हुआ है। लेकिन इंडिया ने किस वजह से किया है कि जो गलवान वैली इंसिडेंट हम लोगों का हुआ था, उसमें जो उन लोगों के आर्मी हेड थे उनको ही बीजिंग ओलंपिक का टॉर्च बियरर बना दिया है चाइना ने। तो दैट्स वाई भारत ने बाइकआउट करने की कहा है। भारत ना तो ओपनिंग सेरेमनी में जा रहा है, ना एंडिंग सेरेमनी में जा रहा है। इवन तो हमारे जो डिप्लोमेट्स वगैरह भी हैं वो भी कोई नहीं जाएंगे। बस हमारी तरफ से जो एक ही एथलीट है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, आरिफ खान है, वही अकेले जा रहे हैं स्कीइंग में। तो और उनको भी मैं तो कहता हूँ कि टॉप 30 में भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जीतना तो बहुत ही मुश्किल है मेडल। और अगर हम बात करें बीजिंग वो विंटर ओलंपिक की थोड़ी, तो इस साल चाइना में, अगले साल मिलान इटली में होने वाले हैं 2026 में, और अगली बार के। और हम लोग बात करें टॉप ज़्यादातर लोग कौन रहते हैं, तो नॉर्वे और जर्मनी वाले लोग हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। इंडिया 1964 से जा रहा है विंटर ओलंपिक में, लेकिन आज तक विंटर ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं है अब पे। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है हरियाणा के 75% कोटा के बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपने यहाँ इंडिजीनियस जो वहाँ के लोग हैं हरियाणा के, ऐसा वो कर दिया था सर्कुलर लागू कि हाँ, जितनी भी प्राइवेट या सरकारी एंटिटीज़ हैं उनमें 75% जॉब्स किनको दी जाएंगी, जो वहाँ के लोकल लोग होंगे। अब देखो, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, वहाँ पे अच्छे मतलब ऐसे लोग नहीं है, कामगार लोग नहीं है, वर्कर्स ही नहीं मिल पाते कई कई जगह तो। और ऐसी चीज़ लागू कर देना, सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को खतरा हो जाता है। वहाँ पे अब तुम कह दो कि इंडस्ट्री में तुम्हारे जितने भी वर्कर्स हैं 75% तुम्हें अपने ही यहाँ के रखने हैं, वहाँ ढूंढने जाओ एक इंजीनियर नहीं मिल रहा ढंग से लोकल लेवल पे, और हरियाणा में कहीं से भी बुलाओ तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो ऐसे सीन हो जाते, क्योंकि फिर तो बहुत कम बचेंगे ना, ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन सब को लेके ये लोग कोर्ट में चली गई इंडस्ट्रीज वगैरह। तो सीधी सी बात है, जो हाई कोर्ट है उसने बैन ही लगा दिया, उसने अभी ये पूरा बिल रोक दिया है हर साल के लिए। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है भीमसेन जोशी के बारे में। हम जानते हैं हमारे क्लासिक म्यूजिक वगैरह बजाते थे, वो गाते भी थे, बजाते भी थे, हारमोनियम बजाते थे, और क्लासिक म्यूजिशियन थे बेसिकली भीमसेन जोशी। और भीमसेन जोशी हम जानते हैं भारत के तीनों पद्मा अवार्ड के, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये भी इनको मिले हुए हैं। हम लोग संगीत नारायण अवार्ड की बात करें वो भी उनको मिले हुए हैं। इवन दो भारत रत्न तक मिला हुआ है हमारे यहाँ भीमसेन जोशी को। भीमसेन जोशी का निधन 2011 में पुणे में हो गया था, और ये कर्नाटक में जन्मे थे बेसिकली। और इस समय कहा जाए तो इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो इनका जन्म 1922 में हुआ था, 4 फरवरी को। तो दैट्स ऑल। और बेसिकली ये गाते क्या थे, तो ये किराना घराना से बेसिकली आते थे, और जो ख्याल गायन होता है वो करते थे। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये चंद्रयान को लेके कि चंद्रयान 3 जो हमारा लॉन्च होने वाला है, इसरो ने कल डेट लॉन्च कर दी। तो हम लोगों का ये अगस्त में लॉन्च होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 अगस्त के बीच में होगा। और GSLV MK जो 3 है, मार्क 3, जो हम लोगों का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। और तकरीबन 13,000 करोड़ का अलॉटमेंट है जो चंद्रयान 3 के लिए हुआ है। देखो, चंद्रयान 2 से हम लोग पहले ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिन्होंने एक बार में ही रोवर और लैंडर उतारा है वहाँ पे। लेकिन वही हम जानते हैं हमारा लैंडर ही सफल तरीके से नहीं उतर पाया। और उस समय की अगर बात की जाए थोड़ी सी, जो चंद्रयान 2 हम लोग जानते हैं, उसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। तो वो लैंडर ही सही से नहीं उतरा था, रोवर तो क्या ही उतरेगा। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है सीरिया के बारे में कि सीरिया में जो ISI के चीफ थे अबू, उनको मार दिया गया है USA के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करके। तो एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और सीरिया में देखो, सच वाली बात तो ये है कि धीरे धीरे करके अब US ज़्यादा ज़मीन लेते जा रहा है, और IS तो पीछे होता ही चला जा रहा है, इस्लामिक स्टेट बेसिकली। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है IBBI के बारे में। IBBI हम लोग जानते हैं कि एक बैंक है, बेसिकली इंसॉल्वेंसी बैंक। मानो कि कोई भी बैंक जो है वो बैंकरप्ट होने वाली हो या इंसॉल्वेंसी हो रही है उसकी,
तो उसको वाइंड अप करवाने में मदद करती है, और उसकी जो पैसे वगैरह किसी फंसे हो तो वो सब निकलवाने में मदद करती है। तो जो IBBI है उसके नए चेयरमैन रवि मित्तल को बना दिया गया है। तो बस छोटी सी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सत्येंद्र प्रकाश के बारे में, कि सत्येंद्र प्रकाश कौन है? इस बार जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए हमारी जो इलेक्टेड गवर्नेंस बॉडी है उनके द्वारा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सत्येंद्र प्रकाश को अवार्ड दिया गया है इस साल का। और सत्येंद्र प्रकाश हम लोग जानते हैं BOC के हेड है बेसिकली इंडिया में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कल USA के शेयर मार्केट को लेके। कल USA का शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, रैपिडली गिरा है। इतना गिरा, सोचो कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ी कंपनी को घाटा हुआ है तो वो फेसबुक को हुआ है। फेसबुक की जो पेरेंटल कंपनी है मेटा, तो मेटा के तकरीबन $200 बिलियन कम हो गई वो। ऐसे मान लो अपने यहाँ की जो रिलायंस कंपनी है उसकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन 150-200 बिलियन डॉलर ही है। तो सोचो एक रिलायंस कंपनी गायब हो जाए एकदम से, इतना कम हो गया फेसबुक का वैल्यूएशन। अब रिलायंस कंपनी गायब ना हो, जियो बढ़िया चल रहा है उनका, लेकिन फिर भी अंदाज के लिए। और फिर ये भी है कि फेसबुक $1 ट्रिलियन कंपनी है, तो उस हिसाब से उनका 10-15% वैल्यूएशन गिर जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मतलब टोटल कहा जाए तो $200 बिलियन कम हुई है। और इवन दो जो मार्क जुकरबर्ग की भी जो पर्सनल वो होती है ना एक तरीके से एसेट्स, वो भी $31 बिलियन कम हो गई है। और हम लोग बात करें कि हुआ किस वजह से, हुआ इस वजह से कि जो फेसबुक के डेली यूजर्स हैं हर महीने के हिसाब से बढ़ते जा रहे थे। पिछले महीने फेसबुक के एक्टिव डेली यूजर्स कम हो गए। जैसे ये न्यूज़ आई कम हो रहे हैं फेसबुक के एक्टिव डेली यूजर्स, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींच लिया, लोगों ने जो इन्वेस्ट करके रखा था उन्होंने भी निकाल लिया। तो बस दैट्स वाई। तो बस इतनी सी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है E-पासपोर्ट को लेके। हम लोग जानते हैं कि जो E-पासपोर्ट की घोषणा की गई है हम लोगों के बजट में भी बनवाने के लिए, कि जिससे पासपोर्ट लोगों का, वो लोग घूमने जाते हैं कहीं पे पासपोर्ट खो जाता है, पासपोर्ट रखने की प्रॉब्लम आती है, तो E-पासपोर्ट बना दिया जाए जिससे प्रॉब्लम ना आए। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप बनाई जाएगी एक बाय द वे, उसके द्वारा लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके द्वारा E-पासपोर्ट बनाए जाएंगे। और ये जो चिप है इसको जो ICMR है वो भी उसको अप्रूवल देगा, और साथ साथ में DRDO इसको बनाएगी IISc के साथ में मिलके। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। देखो न्यूज़ तो छोटी सी ही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो अपना घर है एक नया, पहली बार वो अपना घर बना पाए हैं मुंबई में। अभी तक वो किराए पे रहते थे और घर का नाम नवाब रखा है उन्होंने। बेसिकली न्यूज़ किस लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि देखो कई बार पेपर्स में मैंने देखा है कि लोगों के बंगलों के नाम पूछ लेते हैं, बताओ अमिताभ बच्चन के बंगले का नाम क्या है या शाहरुख खान के बंगले का नाम क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कवर कर ले। और नॉर्मल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जरूरी हो जाती है कि सोचो एक बंदा है जो पिछले 23 साल से लगा हुआ है। हम लोग सरफरोश या मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों की बात करें, 2-2 मिनट के रोल मिले जिसमें झापड़ खा रहा होता था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और आज 23 साल के स्ट्रगल के बाद एक घर बनाया है उसने। तो स्ट्रगल की काफ़ी लंबी कहानी रही है, और फिर आज मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर्स में से भी एक गिने जाते हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को लेके। देखो हम लोगों की जो बजट हुआ है इसमें कोल गैसिफिकेशन की बात की गई थी। कोल है उसको गैस में बदला जाएगा, फिर उसको यूज किया जाएगा पाइपलाइन द्वारा। कि फिर भाई ये कि कोयला का ट्रांसपोर्ट बहुत भारी होता है, तो उसको अगर गैस में बदल दिया जाए। गैस में कैसे बदला जाता है, कोयले का ऑक्सीडेशन किया जाता है और अंडरग्राउंड उसको मतलब पूरा चीज़ ही अंडरग्राउंड की जाती है ऑक्सीडेशन, और उसको गैस में बदल दिया जाता है। तो कोयले की जो एनर्जी होती है वो भी बनी रहती है, और कोयले को तुम पाइप से एक से दूसरी जगह कोल गैस को भेज सकते हो, और इसको सिन गैस कहा जाता है बेसिकली। लेकिन अभी जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है उसने कहा है कि ये क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जितना अभी हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो बस हमें पता होना चाहिए, और ये पूरा पता होना चाहिए कि कैसे होता है और सिन गैस क्या होती है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है लोकायुक्त के बारे में, कि अभी जो केरला की कॉन्स्टिट्यूशन वो जज है उन्होंने कहा है कि केरला का जो लोकायुक्त है उनकी जो पावर्स है जो लेजिस्लेटिव के द्वारा कम की जा रही हैं उनको कम नहीं किया जाए, बनाए रखा जाए। हुआ क्या है ना, केरला में लोकायुक्त की पावर जो केरला लोकायुक्त एक्ट 1999 के द्वारा दी गई थी उनको कम किया जा रहा है। सोचो वैसे ही तो लोकायुक्त तो लोकपाल पे पावर नहीं है, उन पर खुद का ऑफिस नहीं है, वो होटलों से ऑफिस चला रहे हैं, और उनकी पावर और कम कर दो। बेसिकली जो गवर्नमेंट के खिलाफ केस आएंगे वो लोकायुक्त तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब गवर्नमेंट उस पर क्या करे, अप्रूवल दे। ये ऐसा बिल लाया जा रहा है किसमें, केरला में, तो इसको रोक दिया गया है हाल फिलहाल में।
और अगर हम लोग बात करें इंडिया में लोकायुक्त की पहली बात कहाँ से हुई थी, तो 1960 में हम लोग देखते हैं कि अशोक कुमार सेन ने इसकी बात कही थी। फिर उसके बाद में अन्ना आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो 2012 के टाइम पे चलाया गया था। उसके चलते हुए 2013 में बिल आ गया था, मतलब अन्ना आंदोलन इतना बड़ा हो गया था, मतलब एकदम वेव बन गया था। उस चक्कर में 2013 में लोकायुक्त और लोकपाल बिल आया था, जिसके चलते पिछले 5-6 साल में हर राज्य में और केंद्र में लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति की गई है। दैट्स ऑल। और बेसिकली लोकायुक्त लोकपाल करते क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोई गलतियां कर रही है, गवर्नमेंट मान लो किसी भी प्रकार का कोई गोरख धंधा कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, तो उनको नजर रखता है। दैट्स ऑल। एक हाँ नेक्स्ट न्यूज है वह यह है यूजीसी के बारे में, कि यूजीसी ने ये कहा है अभी हाल में कि एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, NHEQF, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा। देखो, हम लोगों की एजुकेशन रिजीम बदलने वाली है। अभी तक कैसे थी, हाई स्कूल +2, मतलब 10+2 थी बेसिकली। अब क्या होने वाली है, 5+3+3+4 होने वाली है। तो इस रिजीम में हायर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन किस हिसाब से दी जाए, वो क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, उसके साथ साथ में जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स मतलब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उन लोगों के पास में कैसे कैसे स्किल सेट होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें कराई जानी चाहिए स्कूलों में, उनको लेके यूजीसी नई गाइडलाइंस लॉन्च करने वाला है। सच वाली बात बोले तो ये गाइडलाइंस भले ही लॉन्च हो जाएंगी, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी नहीं होने वाला। यूजीसी की तो अभी भी गाइडलाइंस है कि पार्क होना चाहिए, जिम होना चाहिए, स्कूलों में ये होना चाहिए, लैब होना चाहिए। कितने ही स्कूलों में है, छोटे स्कूलों में तो एक में नहीं मिलती। बस ये कि जब वो यूजीसी वाले चेक करने आते हैं तो वो सब कुछ दिखा देते हैं। तो ऐसा ही मान लो, ग्राउंड लेवल पे तो बड़ा मुश्किल है इसका। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन को लेकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर साल यूनेस्को की लिस्ट भेजी जाती है नॉमिनेशन के लिए इंडिया की तरफ से। तो हम लोगों ने इस बार जो है 4 चीज़ें भेजी हैं। एक तो है हिन्नाकेश्वर टेम्पल जो बेलूर में बना हुआ है, जो 1117 AD में बनाया गया था। एक है चेन्नाकेश्वर टेम्पल, जो ये भी बेलूर में बना हुआ है। इन 2 टेम्पल को भेजा है हम लोगों ने। एक भेजा है हौसलेश्वर टेम्पल। हौसलेश्वर टेम्पल हम लोग जानते हैं हेलेबिडूम में बना हुआ है, और विष्णुवर्धन जो हुए थे, हम लोग जानते हैं हौसल राज्य के किंग थे, और हौसल राज्यों में दूसरे सबसे बड़े राजा उनको बेसिकली माना जाता है, सबसे प्रभावी। तो विष्णुवर्धन के द्वारा हौसलेश्वर टेम्पल बनाया गया था, उसको भेजा गया है। और साथ साथ में एक केशव टेम्पल है जो सोमनाथपुर के पास में है, उसको भेजा गया है। तो ये 4 ऐसे टेम्पल्स हैं जिनको हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट के लिए यूनेस्को को लिस्ट में भेजा है। अब अप्रूव कितने होते हैं तो देखने वाली बात होगी। पिछले साल तो एक भी अप्रूव नहीं हुआ था, सच वाली बात बोले। अब देखते हैं क्या होता है। और इस समय बात की जाए ना, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया पे कितनी है, तो 40 साइट्स हैं इस समय। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये पंजाब नेशनल बैंक को लेके। पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया ना, अभी कॉन्टेक्टलेस जो डेबिट कार्ड होते हैं, कि डेबिट कार्ड में तुम्हें स्वाइप नहीं करना, केवल टच कर देना है मशीन पे, ऑटोमेटिक पैसे कट जा रहे हैं। तो जो कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड होते हैं वो पीएनबी ने लॉन्च किया है, किसके साथ में मिलके, पतंजलि के साथ में मिलके। तो बेसिकली पतंजलि के साथ और पीएनबी लॉन्च कर रही है, और रुपए कार्ड है बेसिकली। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है अभी जियोलॉजिकल पार्क को लेके, कि भारत में आज तक कोई भी जियोलॉजिकल पार्क नहीं था। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में बनने वाला है, और जिसको बनाने में तकरीबन 35 करोड़ खर्चा आएगा, और अगले साल तक ये बनके तैयार हो जाएगा। मतलब है उसमें कुछ चीजें चेंज करनी है, बस दैट्स ऑल। तो न्यूज तो इतनी थी। एक एडिटोरियल आया है आज क्रिप्टो के ऊपर, तो इसमें डिटेल में बात करते हैं कि क्या सीन हुआ है। देखो, हमारी निर्मला जी हैं, उन्होंने क्रिप्टो पे चर्चा की, और उसके अब इन्होंने इसमें 2 बातें कही हैं क्रिप्टो को लेकर बजट में। पहला, एक तो है CBDC लॉन्च की जाएगी, जो कि है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बेसिकली इंडिया अपनी ब्लॉकचेन पे आधारित एक करेंसी लॉन्च करेगा, जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, लेकिन ब्लॉकचेन पे आधारित होगी, तो उसका मार्केट फ्लक्चुएशन भी हुआ करेगा, पहली बात। दूसरा, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी वर्चुअल एसेट्स हैं, अब वर्चुअल एसेट्स में क्या क्या आता है, NFTs आती है, नॉन फंजिबल टोकन। दूसरा, क्रिप्टोस आते हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, हम लोग बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना, ये सब देखते हैं। और तीसरी आती हैं जो हम लोग बात करते हैं कोड्स। तो जितने भी हमारे पास में वर्चुअल एसेट्स हैं, उनको जब हम खरीदा बेचा करेंगे, NFT, क्रिप्टो वगैरह को, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा, ये कहा गया है। और हाँ, 30% टैक्स तो लगेगा उसके प्रॉफिट पे बेसिकली। और इसके साथ साथ में हम लोग एक से दूसरी जगह भेज भी तो रहे हैं, तो वर्चुअल ट्रांजेक्शन सेस भी लगेगा, जो TDS कहा जाएगा बेसिकली, वो 1% और लगेगा। तो बेसिकली मान लो अगर तुमने कोई भी खरीद बेच रहे हो, तो उसमें 1% टैक्स लगेगा,
और अगर किसी में प्रॉफिट कमाया है तुमने तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। ये तो हो गया वर्चुअल एसेट्स का। तो बेसिकली एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि सरकार इनको बैन तो नहीं करने वाली, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है इंडिया में, ये भी हम जानते हैं। और इसके लिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम पर क्या है, एक था क्रिप्टो रजिस्ट्रेशन बिल, जो हम लोग क्रिप्टो बिल की बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते थे विंटर सेशन में आने वाला था, नवंबर में हम लोगों ने बात की थी, आया ही नहीं। फिर कहा गया बजट सेशन में आना है, अभी भी नहीं आ रहा। अब देखो, सुनना एक बार, एसेट्स गायब होने या मिसमैनेज होने पे क्या होता है, सरकार पीछे से जवाबदेही होती है। अभी मान लो तुम एसेट्स, तुमने कहीं पे पैसा लगा के रखा है, बैंक में लगा रखा है या कहीं पे भी लगा रखा है, एसेट्स गायब होती है, मिसमैनेज होती है, सरकार जवाबदेही होती है। सरकार के पास में एक फ्रेमवर्क होता है कि अगर कोई का इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो डूबता है या कुछ भी होता है तो उनको मैनेज कैसे करना है। अब सरकार क्या कर रही है, क्रिप्टो में अगर यह होगा तो एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि सरकार कह रही है क्रिप्टो तो नॉन रेगुलेटेड है। अब सोचना एक बार, रेगुलेटरी वॉच पर बिल नहीं है, सीधी सी बात है, हमारे पास में क्रिप्टो पे हमने टैक्स लगा दिया 30%, लेकिन क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए हम लोगों ने कोई बिल लेके नहीं आए। जबकि अमेरिका में देखा जाए, हम लोग एल सल्वाडोर की बात करते हैं जहां तो उन लोगों ने लीगल टेंडर बना के रखा है, वहां तक उसके रेगुलेशंस को लेके बिल है कुछ कुछ, मतलब कुछ जिस हद तक कर सकते हैं उस हद तक तो है ही है उनके पास में बिल, लेकिन इंडिया में तो कोई नहीं है। ऊपर से केवल वही है ना, एक रिजीम अजीब है और मानक भी अजीब है कि सरकार किसी भी चीज पे टैक्स तो मांग रही है, बट जब जिम्मेदारी लेने की बात आ रही है उस चीज की तो सरकार अपना पल्ला झाड़ ले रही है, कह दे रही है नॉन रेगुलेटेड है। तो ऐसे नहीं चल सकता, ये दोगलापन नहीं चल सकता बेसिकली। और रेगुलेटरी वॉच अथॉरिटी बनाने के लिए हम लोगों को एक रेगुलेटरी वॉच बिल लेके आना पड़ेगा, और ये बिल सरकार को जल्दी जल्दी लाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आज मान लो कोई स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप खोलना चाहता है जिसमें क्रिप्टो से काम होता है, चाहे कैसा भी स्टार्टअप है, क्रिप्टो लेन देन हो या कोई कुछ चीज भी बेच रहा हो उसमें क्रिप्टो लेन देन हो, उसको एक स्टेबल पॉलिसी नहीं होगी तो सरकार के पास में एक शेकिंग ग्राउंड होगा। ये ना कि स्टेबल पॉलिसी नहीं है, इतना शेकिंग ग्राउंड है कि उस स्टार्टअप को खड़ा होने के लिए सरकार एक इकोसिस्टम ही नहीं दे पाएगी। तो इसके लिए सरकार ने टैक्स लगाया, उसमें कोई दो राय नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा है, लेकिन ठीक है जो भी है, कम से कम सरकार ने गौर किया, अच्छी बात है। सरकार ने ये कह दिया कि क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा, अच्छी बात है। सरकार ने ये भी कह दिया कि इसको हम लोग मतलब बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क्स वगैरह में नहीं लेके आएंगे, अपनी करेंसी लेके आएंगे, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ रेगुलेटरी वॉच अलायंसेस होने चाहिए, इसके लिए एक बिल आना चाहिए, एक हद तक रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम लोगों को इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बचाना है तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 4 फरवरी की, तो यही गाइड था जो किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।